स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आपके लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है आपका युवा प्रौढ़ावस्था के प्रमुख समायोजन। देखिए, इससे पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि प्रौढ़ावस्था क्या होती है और प्रौढ़ावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं और कौन कौन से विकासात्मक कार्य प्रौढ़ावस्था में होते हैं जो कि एक नव प्रौढ़ को करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि प्रौढ़ावस्था में जो युवा प्रौढ़ावस्था में कौन कौन से प्रमुख समायोजन होते हैं जो उनको करने पड़ते हैं। देखिए, प्रौढ़ावस्था को एक समायोजन की अवधि भी कहा जाता है क्योंकि जीवन की सबसे लंबी अवधि की जो अवस्था मानी जाती है वो प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। लेकिन अब प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत भी बहुत से लंबी अवधि के दौरान नव प्रौढ़ को बहुत से समायोजन करने पड़ते हैं और इसीलिए इसको समायोजन की अवधि भी कहा जाता है। अब जब इस अवस्था के दौरान प्रौढ़ जब नए तरह के कई प्रकार के समायोजन करता है तो विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन के फलस्वरूप उसका जीवन सफलता के शिखर को प्राप्त करता है। यानी कि अगर वो हर क्षेत्र में समायोजन सही से कर लेता है तो क्या होगा कि उसका जीवन सही रहेगा, सफलता को वो प्राप्त करेगा, क्योंकि समायोजन का होना जीवन के हर क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक होता है। सबके साथ तालमेल बैठाना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और साथ ही अपने कर्तव्यों को पूरा करना, ये सब समायोजन के अंतर्गत आता है। अब प्रौढ़ावस्था के दौरान जिन प्रमुख क्षेत्रों में नवप्रौढ़ को समायोजन करना पड़ता है वो कौन कौन से हैं? पहला, लिंग भूमिका से समायोजन। दूसरा, व्यावसायिक समायोजन। थर्ड, वैवाहिक समायोजन और अभिभावक तत्व से समायोजन। विवाहित जीवन से समायोजन। विवाह विच्छेद एवं पुनर्विवाह की समस्या। अब बात करते हैं लिंग भूमिका से समायोजन। देखिए, प्रौढ़ावस्था में पहुंचने से पहले ही लड़के लड़कियां समाज द्वारा अपेक्षित लैंगिक कार्य को अच्छी तरह जान चुके होते हैं, लेकिन वे इस भूमिकाओं को स्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से अपने को तैयार नहीं कर पाते। अब जो ये बात है विशेष रूप से लड़कियों पर लागू होती है, जो कि बाल्यावस्था में लड़कों के समान शिक्षा पाने और उनके जैसे अनुभव प्राप्त करने के बाद देखती है कि लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद समाज उन लड़कों से बहुत भिन्न तरीके से व्यवहार करने की आशा करता है। यानी कि देखा जाए तो लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करने से और जीवन में सफलता प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं जो लिंग भूमिका है उससे उनको समायोजन करने की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है कि आज भी चाहे वर्तमान युग में लड़कियां और स्त्रियां कितना ही शिक्षा प्राप्त कर लें, लड़कों से अच्छा रुतबा, ऊंचा रुतबा हासिल कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लिंग भूमिका के पर आकर ही उन्हें यहाँ समायोजन करने की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं उनमें अंतर पाया जाता है। समाज भी चाहता है कि पुरुषों जो हैं, जैसे कि परिवार को ही ले लीजिए, परिवार में ही अगर कोई स्त्री और पुरुष है तो जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार के बड़े लोग हैं, वो पुरुष का साथ देंगे बजाय स्त्री की। तो यही ये चीज़ आती है कि जब एक चीज़ जो है समायोजन की जो आवश्यकता है वो परिवार से ही शुरू हो जाती है कि अगर परिवार के सदस्य ही परिवार में ही लिंग भूमिका में कोई अंतर ना किया जाए, दोनों को समान दर्जा दिया जाए तो वहाँ समायोजन अच्छे से हो जाता है। तो लिंग भूमिका से समायोजन में लड़कियों को लिंग भूमिका के साथ समायोजन करने में कठिनाई आती है। प्रत्येक किशोर और नवयुवती की जो अंतरंग इच्छा पत्नी व माँ बनने की होती है, परंतु वे इन संबंधों को समय के साथ परिवर्तित रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अगर वो आगे बढ़ना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, लेकिन उसके आगे कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि उसको अपनी करियर को एक तरफ रखना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दमित करना पड़ता है। तो यहीं वो लिंग भूमिका से समायोजन की बात आती है। पारंपरिक भूमिकाएं स्वीकार करने में उन्हें कठिनाई होती है और साथ ही परंपरा के अनुसार परिवार में उनको उतना दर्जा नहीं मिल पाता। यानी कि परिवार से भी मैंने आपको बताया कि परिवार से ही शुरुआत होती है कि समाज स्त्री से आशा रखता है कि वे अपना सारा समय घर और बच्चों की देखरेख में व्यतीत करे तथा दुनिया से उसका कोई संबंध ना हो।
इन कारणों से लड़कियां समाज की पारंपरिक भूमिका का निर्वाह करने में स्वयं को तैयार नहीं कर पाती, यानी कि उनके साथ परिवार के सदस्यों की, समाज की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों, लेकिन अगर वो ना इच्छा होते हुए भी फिर भी उन कार्यों को करती हैं जिनमें उनकी रुचि नहीं है, और जबरन उन पर कुछ जिम्मेदारी दी जाए तो यहाँ पर समायोजन करने में दिक्कतें आती हैं। तो यही एक लिंग भूमिका से समायोजन होता है। प्रौढ़ अवस्था की जो जिम्मेदारी की अवस्था होती है उसमें प्रौढ़ स्त्री पुरुष यह सीख जाते हैं कि पत्नी एवं माँ के तथा पिता एवं पति के कुछ सांस्कृतिक कार्य होते हैं जिन्हें वे पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहता है। ये कार्य पारंपरिक रूप से कर्तव्य अधिकार व विशेष अधिकार से जुड़े होते हैं और दोनों लिंग के प्रति पारंपरिक जो धारणाएं होती हैं वो विकसित किए होते हैं। अब जो ये परस्पर भिन्नता लिए हुए हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष के कर्तव्य अधिकार विशेष अधिकार में अंतर होता है, यानी कि जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो स्त्रियों से रखी जाती हैं, उनको पुरुषों को आगे बढ़ने दिया जाता है आज के युग में भी। तो यही लिंग भूमिका से समायोजन एक नव प्रौढ़ अवस्था की एक समस्या होती है। प्रौढ़ अवस्था में पुरुष समाज में जो होता है वो स्वयं की भूमिका के लिए पुरुषत्व के गुणों का विकास अनुकूलन तरीके से प्राप्त कर समाज में अपना अस्तित्व स्त्रियों से ऊंचा बनाने का प्रयास भी करता है। लेकिन पुरुष वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए समाज तो सहयोग देता है, लेकिन स्त्रियों के लिए वो कोई उत्साह नहीं दिखाता। तो यही स्त्रियों के लिए लिंग भूमिका से समायोजन करना कठिन हो जाता है। अब देन नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स व्यावसायिक समायोजन की, कि देखिए अभी हमने समस्याओं के बारे में भी आप पहले पढ़ा था कि प्रौढ़ावस्था में बहुत सी समस्याएं उनके सामने आती हैं, उनमें व्यावसायिक समस्या भी थी। अब व्यावसायिक समस्या को लेकर उनमें समायोजन करना भारतीय पीढ़ी के लिए उत्तरोत्तर अधिक कठिन होता जा रहा है कि उनका जो इस कारण उनके व्यवसाय में प्रकारों में वृद्धि, उनमें किसी ऐसे व्यवसाय का चुनाव करना कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकें। परंतु जो व्यक्तियों की क्षमता का, अगर व्यक्ति को अपनी क्षमता का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता तो वो उस व्यवसाय में इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि उससे रिलेटेड कोई ज्ञान नहीं है और उनके पास बहुत सारे साधनों का भी अभाव है। तो क्या होता है कि प्रत्येक प्रौढ़ के लिए यह समय एक ऐसा होता है कि उसमें व्यावसायिक समायोजन करना पड़ता है उसको, कि मान लीजिए कोई व्यवसाय है, पैतृक व्यवसाय है और घर के जो बड़े लोग चाहते हैं, सदस्य चाहते हैं कि वो उसी में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन उस व्यवसाय का उसे कोई ज्ञान नहीं है, उसके बारे में उसने कोई शिक्षा नहीं प्राप्त की है, कोई अनुभव नहीं है, तो यहाँ आकर व्यावसायिक समायोजन में उसको कठिनाई महसूस होती है। हरलॉक ने भी नव प्रौढ़ की अवस्था को व्यवसाय चुनाव को एक खोजबीन की अवस्था कहा है, यानी कि नव प्रौढ़ के लिए व्यवसाय का चुनाव भी एक खोजबीन है, यानी कि वो सेटल होने के लिए, अपने करियर को सेटल करने के लिए वो अपने मनपसंद व्यवसाय के लिए वो ढूंढता रहता है। अच्छा, ऐसा भी कभी कभी होता है कि वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे अपने काम से, तब तक जो है वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का होना, एक आत्मसंतुष्टि का होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ यह समस्या भी नव प्रौढ़ के लिए आती है कि जो उसकी व्यवसाय है या मनपसंद नौकरी है तो वो उसको नहीं मिल पाती, जिस तरह की उसने पढ़ाई की है, जिस तरह का उसने अनुभव प्राप्त किया है। तो ऐसे में क्या होता है, समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और व्यवसाय के लिए तो संतोषजनक समायोजन करना, जिससे उसे अपनी योग्यता और अपने प्रशिक्षण के कारण अपनाना पड़ता है, वो कठिन हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में सुखी होना अधिकांशतः संतोषजनक व्यावसायिक समायोजन पर ही निर्भर करता है। देखिए, प्रौढ़ावस्था में जो सुखी होना, जब तक कोई भी व्यक्ति नव प्रौढ़ जो है वो अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं होगा, अपने जॉब से, अपने कार्यों से, जिसमें भी वो इन्वॉल्व हुआ है, वहाँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वही आत्मसंतुष्टि की बात आती है, तब तक वो क्या होगा, अधिकांशतः वो सुखी नहीं रह सकता।
और कभी कभी किसी की जो इच्छा होती है वो अधिक वेतन पाने की होती है, जिस तरह की उसने एजुकेशन प्राप्त की है, जिस तरह का उसने ट्रेनिंग ली है, अनुभव प्राप्त की है, तो क्या होता है उस तरह का उसको पे स्केल नहीं मिल पाता, और जिससे क्या होता है कि घर में भी, घरेलू जीवन में भी, सामाजिक जीवन में अनेक क्षेत्रों में उसको कुसमायोजन का सामना करना पड़ता है, जो दोनों के लिए ही। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है पुरुषों के साथ ही हो, लड़कियों के साथ, नवयुवतियों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि जो अपने करियर को के लिए जो लगातार प्रयास करते हैं लेकिन उनको अपने मनचाहा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो यहाँ पर व्यावसायिक समायोजन एक प्रौढ़ावस्था की महत्वपूर्ण समस्या मानी जाती है। देन बात करते हैं वैवाहिक समायोजन की। वैवाहिक समायोजन कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव को जीवन में अनेक प्रकार के समायोजन करने पड़ते हैं, लेकिन समायोजन करने की क्षमता जीवन की कठिनाइयों को आसान बना देती है। देखिए, समायोजन जब तक नहीं होगा, एडजस्टमेंट जब तक नहीं होगा, तब तक कोई भी कठिनाई का आसानी से सामना नहीं किया जा सकता। तो समायोजन का होना, आदत ही ऐसी होनी चाहिए कि हर क्षेत्र में हमारे सामने, व्यक्ति के सामने कोई भी परिस्थितियाँ आएँ, कठिनाइयाँ आए, उनका हमें डटकर मुकाबला करना है। तो यही समायोजन है कि जैसी भी हमारी परिस्थितियाँ हैं उससे हमें समायोजन करना है। मान लीजिए जो भी पारिवारिक आय है, पारिवारिक आय के अकॉर्डिंग जितने भी सदस्य घर में अर्न करते हैं, उनकी आय का एक बजट बनाकर उसी के हिसाब से व्यय करना, ये भी तो एक समायोजन है। तो समायोजन क्या है कि जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, जितने भी हमारे पास साधन हैं, उनमें हमको एडजस्ट करना, उन्हीं के साथ हमें अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये सब समायोजन ही कहलाता है। तो अब बात करते हैं वैवाहिक समायोजन की। देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वैवाहिक समायोजन बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक प्रौढ़ अवस्था में जब वैवाहिक समायोजन ही नहीं होगा तो परिवार के सभी सदस्य और परिवार का वातावरण सब क्या होगा, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, सब वहाँ पर रोज़ लड़ाई झगड़े कलेश होंगे। तो विवाह के बाद स्त्री पुरुष अपना जीवन जब प्रारंभ करते हैं तो तो उनमें आपस में एक दूसरे के साथ समायोजन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है और साथ ही एक जन्मांतर का बंधन माना जाता है। जब विवाह के बाद एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना और साथ ही उनको ध्यान देना, उन पर केवल अपने तक सीमित ना रहना, तो ये सब क्या है, वैवाहिक समायोजन है। एक दूसरे की परेशानियों को समझना, साथ ही उनका हर क्षेत्र में उनका साथ देना। पुरुषों की तुलना में देखिए स्त्रियों के लिए वैवाहिक समायोजन अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विवाह के बाद क्या होता है गर्ल्स कि देखिए स्त्रियों, जो लड़कियां आती है नए दूसरे घर से, नए घर में जब आती है वो, तो उसके लिए सब कुछ नया होता है और उसमें उसको सभी सदस्यों की नेचर, ठीक है ना, आदतों का पता करना, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, जीवन शैली क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, तो सब कुछ चेंज होता है उसके लिए। तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के लिए वैवाहिक समायोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसको थोड़ा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन वही है कि जब तक कठिनाइयों को फेस करके, मुश्किलों को फेस करके उन हर कठिनाइयों से को पूरा करना, उनको उन कठिनाइयों से को सॉर्ट आउट निकालना, उनका वही समायोजन होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक महिला है जिसका बचपन एकाकी परिवार में व्यतीत हुआ, यानी कि कोई लड़की है जो केवल एक न्यूक्लियर फैमिली से आई है, ठीक है, जहाँ उसके मदर फादर और भाई बहन हैं, तो उसका परिवार, उसके जो विवाह है, उसकी शादी जो संयुक्त परिवार में कर दी जाए, तो इसका क्या होगा कि निश्चित ही वहाँ पर ऐसी परिस्थिति और वातावरण होगा कि जहाँ उसको समायोजन करने में कठिनाई होगी। कि नहीं, कहीं तो वो न्यूक्लियर फैमिली एकाकी परिवार में अपने माता पिता और भाई बहन के साथ थी, अब जब उसकी शादी संयुक्त परिवार में हुई है, जहाँ सास ससुर भी हैं, दादी भी हैं, दादा भी हैं, जेठ है, जेठानी है, देवर है, दौरानी है, बच्चे हैं, तो एक लंबा परिवार उसको, एक सदस्यों का मिला, तो इससे क्या होगा, वहाँ उसको स्वाभाविक रूप से समायोजन करने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देन अभिभावक तत्व से समायोजन। ओके गर्ल्स, इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगी मैं। मिलती हूँ इसी टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक यू।